नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056066089746236089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 को करने वाले हैं। इससे पहले बाकी के टेस्ट आ चुके हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं और इसी तरह से कंटिन्यू अपने अभ्यास को बनाए रखिए। हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिए ताकि आने वाली परीक्षा में आप अपना 100% दे सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पूछ रहा है वोरियल वन से संबंधित क्या है। यहाँ पर पाई जाने वाली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और दूसरा यहाँ पर पाई जाने वाली मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। यहाँ मृदा की अपेक्षाकृत पतली परत पाई जाती है। पूछ रहा है कि कौन से कथन गलत है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन जो है हमारे पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। जहां पर सही और गलत दो में से किसी एक के बारे में पूछा गया हो, विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूरा प्रश्न आने के बावजूद भी अगर हम यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे तो हमसे वो प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत निकल आएगा। ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों में वर्षा 500 मिलीमीटर से 1250 मिलीमीटर तक होती है। शीतोष्ण स्टेपी घास के मैदानों में वर्षा 500 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर तक होती है। कौन सा कथन इस प्रश्न का गलत होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि दूसरा कथन गलत है। पहला ठीक था, क्यों? यहाँ पर 700 नहीं बल्कि 900 मिलीमीटर तक होगी यहाँ पर वर्षा। ठीक है, आप आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रति किलोग्राम के हिसाब से समुद्री जल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रोमीन। आइए आगे देखते हैं। उन प्रक्रियाओं का चयन करें जिनके माध्यम से महासागरों में जल संग्रहित हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें दिया ना, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए कैसे, इसमें पहला होगा वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा और ऊर्ध्वपातन भी इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? उसने पूछा कि किस क्षेत्र में ये नहीं पाई जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए बाकी सब में तो ये जो कह रहे हैं ना, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती, बाकी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो और देखिए इसके साथ साथ और कौन सा क्षेत्र है जिसमें पाई जाती है, तो इसकी जगह पे क्या होगा? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में ये पाई जाती है। ठीक है, कोपेन के अनुसार कूट अक्षर डीएफ, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार जो कूट अक्षर डीएफ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु के लिए। ठीक है, इसको जो है डीएफ अक्षर से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी के देख लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए GSA से इंडिकेट किया जाता है इसको, टुंड्रा जलवायु को E और T से। इसके बाद हमारा ध्रुवीय हिमटोपी जलवायु को किससे किया जाता है? EF से किया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। किससे? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहा है। ये चक्रवात दक्षिण चीन सागर में चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं। ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। ये चक्रवात पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं और ये साइक्लोन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलीज के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सा गलत है? इस प्रश्न में पूछा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो दक्षिण चीन सागर में जो चक्रवात पाए जाते हैं उन्हें चक्रवात के नाम से नहीं, देखिए क्या कह रहा है इसमें, दक्षिण चीन सागर में चक्रवात के नाम से जानते हैं, जबकि चक्रवात को जो है वो दक्षिण चीन सागर में नहीं बल्कि हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से, चक्रवात को इसको जो है चक्रवात के नाम से हिंद महासागर में जानते हैं। क्लियर है? देखिए बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वायुमंडल में मौजूद निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे कम होता है? ठीक है, सबसे कम यहाँ पर कह रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पर हीलियम दिया है, जीनॉन दिया है, क्या दिया है? क्रिप्टॉन दिया है, नियॉन दिया है। तो सबसे कम जो है वो जीनॉन का है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। क्षोभ मंडल के आगे क्या लिखा है? इस परत में मौसम में परिवर्तन होते हैं। मध्य मंडल में क्या लिखा है? इस परत में तापमान प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। समताप मंडल में क्या कह रहा है? देखिए
क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, इसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इंग्लिश में भी देखते रहिए क्योंकि बहुत बार होता है कि हिंदी की टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आती, तो आप यहाँ पर भी ध्यान दिया करिए। समताप मंडल क्या है कि यह परत अल्ट्रावायलेट के विकिरण को अवशोषित करती है, ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक होता प्रतिरूप से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन की बात करें पृथ्वी के लिए, तो देखिए कौन कौन से कथन जो है वो पूरी तरह से ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए यानी कि पहला और तीसरा कथन ठीक है, यानी कि दूसरा गलत है। भाई दूसरा गलत क्यों है, इसको देख लेते हैं दूसरा गलत क्यों है, ऐसा क्या है कि जो गलत हो गया है ये। तो देखिएगा इसमें जो ये प्रक्रिया जो लिखी ना, इस परत में तापमान प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस दर से घटता है। ये जो बताया गया है वो मध्य मंडल मेसोस्फीयर का नहीं बल्कि किसका है, क्षोभ मंडल में ऐसा होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल होगा ना कि मध्य मंडल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एशियाई महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है, किसके, एशियाई महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, तो कौन सी वो है। इसमें देखिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि फिलीपीन प्लेट जो है वो इसके बीच में स्थित है। बाकी की देखिए जैसे नजका प्लेट कहां पर है, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। वही फ्यूजी प्लेट कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी में है। ठीक है, उत्तरी पूर्व में है। बाकी के क्लियर हो गए आपको। देखिए निम्नलिखित में से भूकंप के प्रभावों का चयन करना है, तो क्या क्या हो सकता है भूकंप के प्रभाव। देखिए अर्थक्वेक फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के, तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा। देखिए पंख स्खलन इसमें दे रहा है ना, मड स्लाइड हो गया, सॉइल लिक्विफिकेशन हो गया, इसके बाद हिमस्खलन दे रहा है, एवेलेंस हो गया, वस्तुओं का गिरना, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया। देखिए भूकंप में हम देखें तो भाई अनुभव भी किया ही है हमने कभी ना कभी जीवन में, तो ये चारों ही है वो पूरी तरह करेक्ट है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी, यह परिकल्पना कब प्रस्तुत की गई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाप्लेस जो है, लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी और परिकल्पना 1976 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, तो कौन से सेंसस में रहा है सबसे ज्यादा, 1981 के सेंसस में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने में कम समय तक काम करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल अक्टूबर से मार्च के दौरान भारत के दक्षिणी राज्यों में नहीं उगाई जाती है, तो वो कौन सी फसल है। देखिए वो जौ की फसल है। ठीक है, जौ है जो भारत के दक्षिण राज्यों में इस वक्त नहीं उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, ठीक है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभयारण्य इटावा, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें वो पूछा गया है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए जो सांडी पक्षी अभयारण्य है वो इटावा में नहीं बल्कि कहां पर है, ये हरदोई में है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं। देखिए इन 3 वन्यजीव अभयारण्यों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या है, इनका वर्ग किलोमीटर किस हिसाब से है। देखिए चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका जो है 78 वर्ग किलोमीटर में है क्षेत्रफल इसका। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य 5.41 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कितना है, 7 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, हापुड़ महामाया नगर, गोंडा मिनी जलियांवाला बाग, हाथरस जयप्रकाश नगर, अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, करेक्टली मैच करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे समझना है इसको, हम इसको प्रॉपरली ना मैच करके समझेंगे तभी इसको याद कर पाएंगे। जैसे हापुड़ के आगे क्या होगा, मिनी जलियांवाला बाग होगा। ठीक है, गोंडा के आगे क्या होगा, गोंडा होगा देखिए जयप्रकाश नगर होगा। हाथरस क्या होगा, हाथरस होगा हमारा महामाया नगर होगा। वहीं अमेठी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो ही जाता है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। बाकी के जो इनकरेक्ट थे वो मैंने करेक्ट कर दिया। आप समझ पा रहे हैं चीजों को, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कौन कौन सी जो है इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, इसमें हमें ये देखना है। यहाँ पर देखिए
तो इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर कौन कौन से, जैसे बलरामपुर हो गया, इसके बाद हम देखेंगे महाराजगंज हो गया, फिर हो गया हमारा पीलीभीत। तो कौन कौन से जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये आपके सामने है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मई के महीने में मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से दिवस क्या है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को। वहीं मलेरिया दिवस आप देखेंगे तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए मैं हर वीडियो में इस तरह से लिखती हूँ, उसका मकसद यही कि आप इसको रिवाइज कर सके अच्छे से, है ना, क्योंकि लिखी रहेंगी चीजें तो याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि कोई भी चीज को पिक्चराइजेशन के थ्रू ऐसे देखेंगे ना तो ज्यादा दिमाग में बैठती है ना। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये पूछ रहे हैं कि मई के महीने, तो मई के महीने में तो विश्व मधुमक्खी दिवस ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की एक किस्म नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देखिए बताइए जल्दी से। इसमें बोरो नहीं है, क्यों, देखिए कल्याण, सोना, सोनालिका, ये हीरा जो है वो गेहूं किस्म की जो है वो है किस्म, जो है गेहूं की एक किस्म है, लेकिन बोरो जो है वो गेहूं की नहीं बल्कि चावल की एक किस्म है। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, महत्वपूर्ण लोक संगीत परंपराएं, इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिकल ट्रेडिशंस की बात पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों, सना लमोक जो है वो मेघालय नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, मणिपुर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बाकी के करेक्ट है। चलिए पढ़ लेते हैं, जैसे पांडवानी छत्तीसगढ़, वुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, दस्क कठिया उड़ीसा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हो गए ना। निम्नलिखित में से कौन सा लोक रंगमंच तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, थेरुकुट्टू जो है वो तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है। तो देखिए बाकी के भी तो हमें देखने पड़ेंगे ना कहाँ पर क्या है। तो ये देखेंगे ना, तीनों जो लिखे हैं, कृष्णाट्टम, मुदेट्टू, इसका कुडियाट्टम जो दिया गया है वो कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, ये जो लोक रंगमंच है ये सारे के सारे कहाँ है, केरल में मनाए जाते हैं, राज्य में प्रचलित है। ये वाला आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, स्ट्रिंग कठपुतली की प्रमुख शैलियां यहाँ पर पूछी गई हैं, जैसे कठपुतली राजस्थान, कुंदेई जो है उड़ीसा, ये क्या लिखा है, गोम्बेट्टा केरल, बोम्बलट्टम तमिलनाडु। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो भाई इसका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखें गोम्बेट्टा जो है वो केरल नहीं बल्कि यहाँ पर कर्नाटक होना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है ना आपको चीजें। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी जो आपके मन में प्रश्न है ना, प्रश्नों को लेकर जो प्रश्न है उनको स्पष्ट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे आपको यही चीजें वहां पर मदद करेंगी, है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखिए 2022 कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, 2024 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, 2023 शांति और विश्व का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जा रहा है, 2019 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो कौन सा सही सुमेलित है, ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है, बाकी के इनकरेक्ट है। भाई क्यों, देखिए यहाँ पर जो है ये 2022 नहीं बल्कि 2024 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2000 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ये 2023 होगा। वही शांति और विश्व का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो 2023 नहीं बल्कि 2020 था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, एक तरफ आपको रिवर्स, दूसरी तरफ इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां दी गई हैं। यमुना नदी, बांगर नदी, चंबल नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, नर्मदा नदी, जोहिला नदी। अब बताते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी इसमें सही सम्मिलित है, कौन सी इसमें गलत है। तो सही तो भाई जो है वो चंबल नदी, इसके आगे केन नदी लिखा है, इसकी सहायक नदी पूरी तरह करेक्ट है। बाकी के देखते हैं, जैसे यमुना नदी हो गया वो टोंस नदी इसकी सहायक नदी है यमुना नदी की। वहीं देखेंगे सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, जोहिला नदी है। आप देखेंगे कि नर्मदा नदी जो है वो बांगर नदी इसकी सहायक नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए नदियों से इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये कम टाइम लेके भी आप इनको तैयार कर सकते हो। इसमें मतलब एग्जैक्टली से मार्क्स जो है वो गेन किए जा सकते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश और ऑस्मोसिस दिया है, जेन एंटोनी नोलेट, रेडियोधर्मिता कार्ल लैंडस्टीनर, बैक्टीरिया एंटोनी वॉल ल्यूविने हुक लिखा है इसमें। तो देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। तो इसमें है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर रेडियो धर्मिता के आगे हेनरी क्या होगा, यहाँ पर देखिए हेनरी होगा, बैकरेल होगा। ठीक है, हेनरी बैकरेल होगा। बाकी के ऑप्शंस पूरी तरह से आपके करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन मिश्र धातुओं के निर्माण में टिन का उपयोग किया जाता है। तो दे रहे हैं स्टर्लिंग सिल्वर, बेल मेटल, क्वाइन मेटल, सोल्डर मेटल दे रहे हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा,
तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है उसका सही होगा। क्यों? देखिए बेल मेटल और इसके बाद देखेंगे सोल्जर मेटल में जो है मिश्र धातु में निर्माण में टिन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और बाकी में नहीं है इस तरह की चीजें। ठीक है, वैसे तो इसमें ऐसे हम पढ़ सकते हैं जैसे स्टर्लिंग सिल्वर में जो है वो 92.5% सिल्वर, 7.5% कॉपर पाया जाता है। बेल मेटल में आप देखेंगे 77% कॉपर और 23 टिन पाया जाता है। वहीं इसमें क्वाइन मेटल में देखेंगे आप तो देखिए क्वाइन मेटल में 75% तांबा और 25% निकल पाया जाता है। वहीं सोल्डर मेटल में देखेंगे आप 50% टिन और 50% लेड पाया जाता है। स्पष्ट हो रहा है ना? चलिए, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताओं मतलब क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? पॉलिटी से इसी तरह क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी की लिस्टिंग्स आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगी इन बोथ लैंग्वेजेस। प्लीज यू हैव टू वॉच दिस वीडियोस। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 30 में क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 157 में जो है वो आपको ये प्रावधान देखने को मिलेगा। अब बाकी के 155, 156, 159 है। यदि आपने लिस्टिंग देखी है तो भी, यदि आपने अपने आप से प्रिपरेशन की तो जरा हमें बताइएगा कि ये जो अनुच्छेद तीनों दिए गए हैं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, क्या लिखा गया है, इसके अंतर्गत क्या दिया गया आर्टिकल में, बताएंगे ना? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का डैश स्थान है। विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का डैश स्थान है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर सेकेंड स्थान है भारत का। और बॉक्साइट, विश्व के बॉक्साइट में उत्पादन में भारत का 5th स्थान है, मतलब कि 5वां स्थान है। क्लियर है? देखिए, नवीनतम खनिज आंकड़ों के अनुसार कोवाल्ट के भंडार में शीर्ष 3 राज्यों का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। नवीनतम खनिज आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा क्वार्टज उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्वार्टर उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्वार्टज उत्पादक है। ठीक है, प्रोड्यूसर की बात कर रहा है ना यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों हमारे करेक्ट है ना? आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में तीसरे स्थान पर? दूसरा और तीसरा स्थान यहाँ पर पूछा गया है भारत के संदर्भ में, वही बात पूछ रहा है ना इसमें। देखिए कि कौन सा राज्य, भारत के संदर्भ में राज्य की बात की गई है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो भैया पहले स्थान पे अब जरा बताइएगा कि कौन है हमारे इंडिया में, कौन सा स्टेट है, है ना? चलिए बताइएगा। इसके बाद उस राज्य का नाम बताइए जो नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जूट और मेस्टा उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असम है। इसमें पूछ रहा है तीसरा सबसे बड़ा जूट और मेस्टा का जो उत्पादक राज्य है, जबकि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल पहला है इसमें। ठीक है, दूसरा किसका नाम आता है? बिहार का। तीसरा देखिए इसमें हो जाता है असम। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना आपको? तो 3 यहाँ पर पश्चिम बंगाल पहला हो गया, बिहार दूसरा हो गया, तीसरा इसमें तीसरा जो असम है वो तीसरा हो गया। आइए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका का संविधान राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतलब किससे क्या लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी, जैसे मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है वो आयरलैंड का संविधान से ली गई है। अब पूछ रहा है भाई ये प्रश्न की गलत बताना है, तो चलो भाई गलत बता देते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 जो कथन है पूरी तरह करेक्ट है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि संसद के दोनों सदनों की जो सिटिंग है, जो ज्वाइंट संयुक्त बैठक है, वो आयरलैंड के संविधान से नहीं बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, भाग 9A में, ठीक है 9A की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 9A में नगर पालिकाएं दी गई हैं। तो पूछ रहा सही विकल्प कौन से हैं इसमें? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि पहला तीसरा तो जो है वो ठीक है, चौथा गलत है, क्योंकि 9A में आप देखेंगे, देखिए माफी चाहती हूँ, पहला और जो तीसरा है वो पूरी तरह करेक्ट है, दूसरा गलत है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए भाग 4 जो आप देखेंगे, भाग 4 इससे संबंधित नहीं है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो आप देखेंगे कि 4A में इसके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रही है ना चीजें। चलिए पॉलिटी की लिस्टिंग देखते रहिए, जो लिस्टिंग आती जा रही फटाफट उन्हें निपटाते जाइए, इन शॉर्ट फटाफट रिवाइज करते जाइए बेसिकली। आइए, डैश के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषा के रूप में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1967 के जो संशोधन हुआ था 21st, उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के रूप में 15वीं भाषा के रूप में इसको जो है जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना। अनुच्छेद 352 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 राष्ट्रपति शासन,
और इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों गलत है। चलिए भाई, तीनों गलत क्यों है देखेंगे आप। वित्तीय आपातकाल जो है वो हमारा 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वहीं पर अगर नहीं पता होगा तो गलती कर देंगे। राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 352 में आता है और राष्ट्रपति शासन आप देखेंगे हमारा 356 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन सही है भाई। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें सही पूछा तो सही तो ये अभी तक हो गया। अनुच्छेद 19 में उपाधियों का उन्मूलन नहीं दिया गया है, बल्कि आप देखेंगे इसे अनुच्छेद 18 में दिया गया है। वहीं आप देखेंगे जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण के अधिकार 21 में नहीं बल्कि 21 में दिया गया है, ना कि 22 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 28 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं बल्कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया है। स्पष्ट हो गया है। दिए गए पदार्थों के पीएच मान के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ का हमें चयन करना है। तो कौन सा सबसे अम्लीय पदार्थ है? यह बैटरी में प्रयुक्त अम्ल की बात करता है, यानी कि एसिड यूज्ड इन बैटरी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में जो है नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिट्रिक अम्ल खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, एसिटिक अम्ल चमकदार नमक बनाने में, नाइट्रिक अम्ल एक्वा किसकी बात करा? इन मेकिंग ऑफ एक्वा रेजिया की, एक्वा रेजिया बनाने में। तो पूछा सही विकल्प क्या होंगे इसमें? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा कथन पूरी तरह ठीक है। ये दो गलत है। क्यों गलत है? आप देखिए, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो चमकदार नमक बनाने में और एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। आइए नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है ये सेंटेंस, ये जो नीचे दिया गया है। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उपकोष और कक्षक के क्या लिखा है? त्रिविमीय आकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात कर रहा है। एजिमिथल क्वांटम नंबर की यहाँ पर बात की जा रही है। निम्नलिखित में से विषम चुनना है, यानी कि ऑड ऑप्शन हमें चुनना है। कोलाइडी विलियन का स्वरूप और परिक्षिप्त अवस्था कि यहाँ पर बात पूछ रहा है कि कौन सा विषम है इसमें। तो देखिए एरोसॉल जो होता है वो भी द्रव होता है। आप देखेंगे पायस जो है वो भी द्रव है। जेल जो है जो जेल है वो भी द्रव है। ठीक है, जेल है यहाँ पर, है ना, जेल है वो भी द्रव है, लिक्विड है। अब लेकिन सॉल जो है ना होता है ना वो द्रव नहीं होता बल्कि ठोस होता है। वो क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, आइए। ईरान स्थित तापी छाया वह क्षेत्र है जहां से हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का आयात किया जाता था? तो किस धातु का आयात किया जाता था? सेल खड़ी का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए नदी के मार्ग में परिवर्तन को जिम्मेदार नहीं ठहराया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि KR केनेडी। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन YD शर्मा ने 1958 में किया था? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या है कि किसने क्या कह रहा है कि YD शर्मा 1958 में किया था पुरातात्विक स्थल का उत्खनन। तो किसका किया था? इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आलमगीरपुर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए बाकी के भी इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे लोथल आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो लोथल है वो SR राव ने इसमें जो है 1957 में इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था। वहीं वनावली आप देखेंगे तो इसमें क्या हिसार में RS विस्ट ने 1973 से 1974 के बीच किया था। वहीं आप देखेंगे आलमगीरपुर का आपको बता दिया। सुरकोटदा जो है वो किसने किया था? JP जोशी ने किया था 1964 में। क्लियर है? देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं? देखिए सेनुआर हो गया, सोनपुर हो गया, महिषदल हो गया, ये तीनों ही इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से पाए जाते हैं? अगर आपको पता है तो थोड़ा जल्दी से रिसर्च करके बताइए हमें। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ कब्रों में दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि वुड्स होम में ऐसे साक्ष्य जो है मिले हैं। चलिए देखिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। आर्यों के मूल निवास से संबंधित इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। यूरोपीय सिद्धांत सर विलियम जोन्स, आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, तिब्बती सिद्धांत स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर क्या है देखिए
जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ना, वो देखिए पूछ रहा है कि गलत विकल्प चूज करना है अब हमें। तो देख लेते हैं भाई इसमें से गलत कौन से हैं और सही कौन से हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों कथन जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। देखिए इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमें ये लगेगा कि भाई यूपीपीसीएस ने पूछा है तो हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, ऐसा नहीं है। इस तरह के ऑप्शन जब आपके सामने हो ना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए तो आप यहाँ पर अभ्यास करें। अभ्यास क्यों करते हैं किसी चीज का, ताकि जब मेन परफॉर्मेंस की बात आए तो वहां हमसे गलती ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। सामवेद से संबंधित है यहाँ पर। चलिए इसमें कह रहा है ये 1810 रागों का एक संग्रह है। इसमें प्रसिद्ध ध्रुपद राग भी शामिल होता है। इसे 711 स्तुतियों के साथ 20 कांडों में विभाजित किया गया है। तो सही क्या है इसमें, देखिए ऑप्शन ए यानी कि पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा है ना ये सामवेद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो लिखा है वो अर्थवेद से, अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है। क्लियर हो गया है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कह रहा है कि अथर्ववेद में गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख जावल उपनिषद में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ये गलत है। पहला सही है, तो पहला सही है तो समझ आ गया, दूसरा गलत है। तो क्या गलत है इसमें, देखिए जो जावल उपनिषद लिखा हुआ है वो मैत्रेयानी उपनिषद, ये क्या लिखा है, त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख जावल उपनिषद में नहीं बल्कि मैत्रेयानी उपनिषद में इसका उल्लेख दिया गया है। क्लियर है। देखिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में गांधार महाजनपद का विस्तार पाया गया है। तो किस में पाया गया है, देखिए पेशावर में पाया गया है, रावलपिंडी में भी, इसके बाद कश्मीर घाटी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। अजातशत्रु के शासनकाल से संबंधित है ये। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इन्होंने सैन्य हथियार महाशिलाकांतक की शुरुआत की थी। इन्होंने सैन्य हथियार रथ मूसल की शुरुआत भी की थी। इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा हमारा करेक्ट है, तीसरा गलत है। तो भाई गलत इसलिए है क्योंकि ये द्वितीय बौद्ध संगीति नहीं बल्कि कौन सी थी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल काल में बटाई पर काम करने वाले किसानों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, उलुकुड़ी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। शाहजहांनामा, देखिए मोहम्मद काजिम नहीं है इसके आगे, यहाँ पर क्या होगा, मोहम्मद काजिम जो है यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है। तो सही क्या है, तो सही होगा हमारा शाहजहांनामा जो है वो इनायत खान होगा यहाँ पर, ठीक है। नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा क्या लिखा, नुस्खा ए दिलकुशा जो है भीमसेन बुरहानपुरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये सही है या गलत, इसको हमें देखना होगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से सही हो जाता है। तो इससे ये पता चल गया भाई अभी तक दूसरा तो जो है वो ठीक है। तीसरा देखते हैं, आलमगीर नामा जो है वो इनायत खान नहीं हो सकता, भाई ये इसका है। दैट मीन्स आलमगीर नामा खान के आगे आप क्या देखेंगे, मोहम्मद काजिम होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के शासनकाल में वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें आसफ खान को नियुक्त किया गया था। अवध के निम्नलिखित नवाबों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। सादत अली खान का समय काल क्या था, 1798 से लेकर था 1814 तक, ठीक है। वजीर अली का कितना था, 1797 से 89 तक। इसके बाद देखेंगे गजीउद्दीन हैदर अली खान का कितना था, 1814 से लेकर 1827 तक, ठीक है। इसका आसफ उद्दौला का शासन कब से कब तक था, 1775 से लेकर 1797 ईस्वी तक। अब इसको कालानुक्रमिक हम व्यवस्थित कर सकते हैं ना, अब तो साधारण हो गया है ना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से, चलिए एक बार फिर से इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मैं बहुत जल्दी इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। आगे से मैं आपकी शिकायत को बिल्कुल दूर करूंगी। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शेख की दरगाह सबसे दक्षिण में स्थित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह जो है वो गुलबर्ग में है। आप देखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। वहीं शेख बुरहानुद्दीन गरीब की जो दरगाह है वो कहां पर, दौलताबाद में है। वहीं शेख निजामुद्दीन औलिया कहां पर है, दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, शासक और उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। पहला वाला देखिए सही सुमेलित है कि राणा हम्बीर का संबंधित राज्य जो मेवाड़ है। वहीं देखेंगे कुतुब शाह का मालवा नहीं बल्कि क्या है, गोलकुंडा है। वहीं सुल्तान मुजफ्फर शाह का क्या है, इसमें गुजरात है, ठीक है। गोलकुंडा नहीं है। बाज बहादुर का क्या है, मालवा संबंधित राज्य है।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। राजवंश और राजधानी एक तरफ दिए गए हैं आपको। गुजरात के चालुक अनहिलवाड़ दिया गया है। चेदी के कलचुरी त्रिपुरी दिया गया है। शाकंबरी के चाहमान अजमेर दिया गया है। सही विकल्प इसमें क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये तीनों ही जो दिए गए हैं एकदम एक दूसरे के सामने करेक्ट दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य शैली के आधार पर बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लकुंड्री का जैन मंदिर इस जो है चालुक्य शैली के आधार पर बनाया गया था। आप बता सकते हैं क्या ये जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है वो किस शैली के आधार पर बनाया गया था? बताइए जरा, देखते हैं तैयारी कैसी क्या चल रही है आप लोगों की। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। मुगल साम्राज्य से संबंधित विभाग यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है ना वो सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दीवाने काजा जो है, कजा है न्याय विभाग जो है वो पूरी तरह करेक्ट है। आप देखिए दीवाने वरीद जो है वो खुफिया विभाग को कहा जाता था और दीवाने वजारत राजस्व और वित्त विभाग को कहा जाता था, जबकि यहाँ पर इसको स्वैप कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय विभाग को दिल्ली सल्तनत के दौरान अपीलीय विभाग कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है इसमें यहाँ पर अपीलीय विभाग कहा जाता था। आप देखेंगे दीवाने को ही को कृषि विभाग कहा जाता था, दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता था, सैन्य विभाग होता था। दीवाने इश्तियाक क्या होता था? पेंशन विभाग होता था। दीवाने इंशा क्या होता था? पत्राचार इंशा होता था, है ना। लेकिन देखिए इसमें अपीलीय विभाग नहीं कहा जाता किसी को भी, तो गलत हो जाता है। इसका मतलब है नो आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर कोई आंसर इसका करेक्ट नहीं है, तो कोई ना कोई तो होगा जिसमें दिल्ली सल्तनत के दौरान अपीलीय विभाग जिसको कहा जाता रहा हो। तो ध्यान दीजिए आप, किसको कहा जाता था अपीलीय विभाग? दीवाने रिसालत को कहा जाता था। क्लियर है? आगे देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है आपको। एक तरफ उनके केंद्र हैं, विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिए गए हैं यहाँ पर। दिल्ली लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर कर्नल जेम्स नील, लखनऊ सर ह्यू व्हीलर, बनारस जेम्स आउट्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा सही कौन सा होगा? देखिए सही जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। दिल्ली के सामने जो लेफ्टिनेंट हडसन लिखा है पूरी तरह करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन गलत है। क्यों? कानपुर सर ह्यू व्हीलर, लखनऊ के आगे क्या होना चाहिए था यहाँ पर? जेम्स आउट्रम। ये बनारस के आगे क्या होना चाहिए था? कर्नल जेम्स नील होना चाहिए था। इसके विद्रोह को दबाने वाले जो है ये ब्रिटिश अधिकारी इस तरह से दिए गए हैं। क्लियर है? निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। चलिए भाई पहले हम इनका जो है ईयर देख लेते हैं। जैसे देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1806 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। अब सही क्रम देख ली, इसके बावजूद तो आप सही क्रम बता ही सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हिंट मिल गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को जो है वो इन सभी ने स्वीकार किया था, सभी राज्यों ने, इसलिए तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? इनके ईयर्स देखिए क्या है। संबलपुर जो है 1849 करेक्ट हो गया। जैतपुर जो है 1849 ही था। वहीं देखेंगे भगत जो है 1850 करेक्ट है यहाँ पर। उदयपुर जो है 1852 नहीं बल्कि 1850 था। पूछ रहे सही विकल्प का हमें चयन करना। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत से सिद्धांत से संबंधित, तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किए गए थे? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों संधियां जो हैं वो इसमें जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान नहीं किए गए थे। तो भाई किस संधि में किए गए थे? वो किए गए थे इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई है? कई बार मैंने आपको बताया है 1765 में। तो आप जरा बताइए कि जो तीनों संधियां आपके सामने लिखी हैं, सूरत की संधि, सालवाई की संधि, लाहौर की संधि, मैंने कई बार आपको ये प्रश्न जो है अपनी टेस्ट सीरीज में बताए हैं। तो बताइए जरा आप जल्दी से कि ये जो संधियां हैं वो कब कब हुई थी। ठीक है, इनके ईयर्स तो आपको याद हो ही चुके होंगे अब तक। चलिए, मैसूर राज्य पर ब्रिटिश सेना ने निम्नलिखित में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान विजय प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान की थी। अब बाकी की गलत क्यों है भाई, देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें क्या हुआ था कि इसमें मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे तो मैंगलोर की संधि हुई थी। वहीं आप तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्लियर हो रहा है ना। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेसिन की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है पुरंदर की संधि। सही कौन सा होगा इसमें? उत्तर क्या होगा सही? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी कि पहला, दूसरा ठीक है। तीसरा गलत क्यों है?
देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला और दूसरा तो जो है वो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा गलत है। देखिए इनके ईयर देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 82 के बीच, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1775 से 82 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से यहाँ पर 1805 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए पुरंदर की संधि अगर इसमें नहीं हुई थी तो ये कब हुई थी, आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी शक्ति की वास्तविक नींव साबित हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जो है इससे संबंधित नहीं था, कौन से इससे युद्ध से संबंधित नहीं था, कौन व्यक्ति था जो इससे संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बक्सर का युद्ध, और यहाँ पर जो है वो सिराजुद्दौला इससे संबंधित नहीं था। गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किस संबंध को संदर्भित करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा करेक्ट होगा, आंग्ल अफगान से संबंधित है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आंग्ल नेपाल संबंध जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर सगौली की संधि, और सगौली की संधि कब हुई थी, 1816 में हुई थी, है ना। इसके बाद आप देखेंगे आंग्ल जो वर्मा युद्ध है, वर्मा संबंध जो है वो आप हमें बताइएगा, क्योंकि तीसरा तो चलिए मैं बता देती हूँ। आंग्ल तिब्बत जो संबंध है वो लहासा संधि से संबंधित है। आप देखेंगे लहासा संधि जो है वो 1904 में हुई थी। अब आप हमें आंग्ल वर्मा संबंध के बारे में बताइएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन जो है गंजम और गुमसुर में हुए नागरिक विद्रोह से संबंधित नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जगन्नाथ धाल। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना, अहोम विद्रोह असम, सूरत नमक आंदोलन गुजरात, पाइका विद्रोह उड़ीसा, नारकेलवेरिया विद्रोह बंगाल। तो सही क्रम क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, ईयर्स देखना है। जैसे अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में हुआ था। इसके बाद सूरत नमक आंदोलन 1844 में हुआ था। वहीं पाइका विद्रोह कब हुआ था, 1817 में हुआ था। आप देखेंगे केलवेरिया जो विद्रोह था वो कब हुआ था 1831 को हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। चोरी चौरा कांड 1921, काकोरी ट्रेन डकैती 1924, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1918। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट दिया, बाकी की गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर क्या है, चौरी चौरा कांड जो है वो 1900 कब हुआ था, 1921 में नहीं हुआ था भाई, 1922 में हुआ था। काकोरी डकैती जो हुआ था वो 1924 में नहीं, 1925 में हुआ था। वहीं आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1918 में नहीं हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान 1923 के प्रभावी रूप से दिल्ली और लंदन दोनों में आईसीएस, ठीक है, आईसीएस के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा लिया गया था। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1916 में हुई थी। याद हो रहा है ना चीजें, यहाँ पर देखिए 1916 नहीं 1936 में हुई थी। चलिए मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट तरीके से लिख देती हूँ, 1936 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी भाई हमारी 1922 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हिंदू सभा की स्थापना 1915 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वायसरायों को उनके शासनकाल के आधार पर कालानुक्रमिक में क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए इसका सही क्रम क्या है। जैसे लॉर्ड इरविन का जो है समय काल आप देखेंगे 1926 से लेकर था 1931 तक। वहीं लॉर्ड विलिंगडन का देखेंगे आप 1931 से 1936 तक का था। क्लियर हो रहा है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे लॉर्ड लिथगो का कब से कब तक का था शासनकाल, 1936 से लेके 1944 तक था शासनकाल। ठीक है, फिर लॉर्ड वेवेल को आप देखेंगे 1944 से 1947 तक इनका शासनकाल था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषदों की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो किसकी सबसे अधिक है, महाराष्ट्र की। क्यों, यहाँ पर 78 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में देखेंगे आप 58 सीटें हैं। तेलंगाना में आप देखेंगे 40 सीटें हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे 75 सीटें हैं इसमें विधानसभा में। क्लियर है। देखिए 82 प्रश्न क्या कहता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था और उसकी सहायता के लिए एक डैश सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। तो कितने सदस्यों की इसमें जो है कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, तो इसमें तो भाई गलत दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। तो कितने होंगे, यहाँ पर एक 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें ले रहा 1781 का संशोधन अधिनियम, ये भी गलत है। 1784 का पिट्स अधिनियम, ये भी गलत है। 1793 का चार्टर अधिनियम, ये भी गलत है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। लेकिन किसी ना किसी में तो किया गया होगा ना, तो इसको जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है इस द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। इस अधिनियम में प्रावधान था कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह नियुक्त ना हो। ठीक है, जब तक कि वह नियुक्त ना हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 1813 का चार्टर अधिनियम, 33 का, 53 का, ये तीनों इसके आधार पर गलत है, इस प्रश्न के आधार पर, क्योंकि ये सेंटेंस इसमें था ही नहीं। तो कब था इसमें? 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है इसमें यहाँ पर वो सेंटेंस दिया गया था। क्लियर है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प हमें चुनना है। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। नियामक अधिनियम 1773 बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1883 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इस प्रश्न का गलत पूछ रहे विकल्प क्या होगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला, दूसरा गलत है, तीसरा पूरी तरह ठीक है। पहला दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसमें जो क्या था, देखिए यहाँ पर देखेंगे नियामक अधिनियम 1773 के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वहीं इसमें पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के थ्रू बोर्ड्स और कंट्रोल की जो है स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की गई थी? कौन सा प्रांत उन प्रांतों में शामिल नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। और कौन सा प्रांत उन प्रांतों में शामिल नहीं था? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी इसमें शामिल थे, है ना। तो इसको इस तरह से समझिए क्या था। देखिए बेसिकली कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम ने 11 से 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की थी। और इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधायिकाओं को एक विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और एक विधानसभा यानी कि निचला सदन से मिलकर द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य थे या संविधान सभा की समितियों से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेस दीर्घा समिति से संबंधित था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तत्व को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि हो तो होलोहोन मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में घोषित नहीं किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी विधि का शासन। ठीक है, आप देखिए जो कि हो तो होलोहोन मामले आए थे उस कब आए थे? 1993 में देखने को मिलेगा। क्लियर है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रक्षा जैसे मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 32 में ऐसा प्रावधान दिया गया है, रिट्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार प्रक्षा, तो 3 रिट है। बाकी के 2 रिट्स और भी तो है, जैसे उत्प्रेक्षण हो गया। ठीक है, बाकी के रिट्स भी देख लीजिए। उत्प्रेक्षण हो गया यहाँ पर, इसके बाद उत्प्रेषण हो गया यहाँ पर, फिर इसके बाद देखेंगे उत्प्रेषण है ये, फिर प्रतिबंध देखेंगे। ठीक है, प्रतिबंध भी है इसमें रिट। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 124A। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा दिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि पहला गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 59 में नहीं ऐसा कुछ दिया गया, जबकि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएं दी गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 2021 में भारत में रामसर स्थलों की सूची में नहीं जोड़ा गया था? देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंवर झील को। अब आप देखिए यहाँ पर जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर हरियाणा में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अहमदाबाद के पास गुजरात में है। वाधवान आर्द्रभूमि कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में। और कंवर झील आपका कहाँ है? बिहार में है।
चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत में यूनेस्को की स्थलों की सूची में सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सबसे पहले पश्चिमी घाट को इसमें जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच को मोर की भांति नीला रंग देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्यूप्रिक लवण जो है वो कांच को मोर की भांति नीला रंग देता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होता है किलोग्राम के संदर्भ में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल रुधिर कोशिका का। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। कैस्कोग्राफ वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, हाइड्रोमीटर जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए, हाइड्रोफोन पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला एक उपकरण है। तो सही क्या होगा इसमें? सही होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइग्रोमीटर जो है वो करेक्ट दिया गया, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए, जो क्रेस्कोग्राफ होता है वो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला एक उपकरण होता है। क्लियर है? वहीं आप देखेंगे हाइड्रोमीटर जो होता है वो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए होता है। वहीं हाइड्रोफोन क्या होता है भाई? हाइड्रोफोन जो है वो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए होता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से विषम विकल्प का ऑड ऑप्शन कौन सा होगा? कार की बैटरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवनचक्की की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसमें विषम क्या है, अलग क्या है? देखिए, कार की बैटरी जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बल्कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वायु में सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि एल्यूमिनियम की बात कर रहा है यहाँ पर। विटामिन में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जैसे विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 बायोटिन, विटामिन ए थाइमिन, विटामिन B1 रेटिनॉल। विटामिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, स्पेशली हम यूपी की अगर बात करें तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बाकी की गलत क्यों है? देखिए, यहाँ पर बायोटीन जो है वो विटामिन B7 नहीं बल्कि B7 होगा, यहाँ पर B6 नहीं। थाइमीन जो है वो विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ। जैसे विटामिन थाइमीन जो है वो विटामिन B1 के कारण, ठीक है, B1। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है रेटिनॉल जो है वो रेटिनॉल में क्या होगा? यहाँ पर विटामिन ए होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना चीजें? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण नहीं होता है? वो है हमारा प्लेग, क्योंकि प्लेग जीवाणु के कारण होता है। ये तीनों जो है वो विषाणु के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का रोग जो है दूषित भोजन के कारण होता है? पशुओं का जो रोग है, ठीक है, वो है अफारा। करेक्ट होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो पढ़ लेते हैं। इसमें कौन सा, देखिए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी मॉन्ट्रियल, करेक्ट है ये। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये भी ब्रुसेल्स में है, करेक्ट है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ये भी वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति पेरिस में नहीं बल्कि जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये? देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं, विश्व बैंक के द्वारा भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी ना किसी के द्वारा तो इस सूचकांक को जारी किया ही जाता होगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। वहीं आप देखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वैश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वहीं आप देखेंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको जारी किया जाता है? इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत क्या आएगा? इसमें आएगा विश्व आर्थिक आउटलुक आता है। क्लियर होता जा रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण पौधों की उत्पादकता कम होती जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन के यौगिक के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म फरीदाबाद में नहीं बल्कि हिसार हरियाणा में है। बाकी देखिए, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में है। यहाँ पर हैदराबाद नहीं बल्कि हिसार हरियाणा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र दिए गए हैं एक तरफ आपको इसमें, तो इसमें से गलत क्या है?
इस पे ब्रिंगा जो है वो असम क्षेत्र यहाँ पर कह रहा है, जबकि गलत है। यहाँ पर ब्रिंगा जो है स्थानांतरित कृषि असम नहीं बल्कि यहाँ पर उड़ीसा होना चाहिए, बाकी की करेक्ट है। दीपा छत्तीसगढ़ में, खिल हिमालय बेल्ट में, कुरुवा जो है झारखंड में। क्लियर है। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान का हमें चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ए जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में है। आप देखेंगे कि जैसे और भी जो है वो जैसे जम्मू कश्मीर में, इसमें एक और आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि जो नेशनल पार्क है हमारा, यहाँ पर नेशनल पार्क की बात कर रहा है ना, जो नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पश्चिमी दक्षिण बाघ अभ्यारण्य कौन सा होगा इसमें, तो वो होगा मानस बाघ अभ्यारण्य। क्लियर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से वन आवरण में वृद्धि वाले शीर्ष तीसरे और शीर्ष चौथे राज्यों का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा हो जाएगा। और इसके बाद हम बिहार देखते हैं इसमें। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, देखिए मध्य प्रदेश भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, इसमें शीर्ष 3 में महाराष्ट्र भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्या देखिए इसमें कह रहा है ना कि इसमें क्या कह रहा है कि शीर्ष 3 राज्यों में ये जो राज्य है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये तीनों तो शामिल है, पर शीर्ष 3 की बात कर रहा है, तो 3 में नहीं है शामिल। वैसे तो शामिल है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य इसमें जो है वो शामिल नहीं है। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाले शीर्ष तीसरे जिले का हमें नाम बताना है, तो वो चित्रकूट हो जाता है। ठीक है। कैसे, देखिए सोनभद्र होगा पहला जिला। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चंदौली होगा। इस तरह से ही देखिए सीरीज दिया गया है, चंदौली होगा। वहीं आप देखेंगे कि चित्रकूट तीसरा है, तो चित्रकूट हो गया। चौथा आप देखेंगे कौन सा होगा, यहाँ पर पीलीभीत होगा। ठीक है, पीलीभीत हो गया। इसके बाद आप 5वां देखेंगे क्या है, श्रावस्ती है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर श्रावस्ती है, बड़ा बड़ा लिख रही हूं मैं, श्रावस्ती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक खुले वन वाले शीर्ष जिलों में शामिल नहीं आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पीलीभीत। अब देखिए ये तो कह रहा है कि सबसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे अधिक खुले वन वाले शीर्ष 5 जिलों में नहीं आता, तो पीलीभीत हो गया। ठीक है। सबसे अधिक खुले वन वाले शीर्ष 5 जिले हैं कौन कौन से, उन्हें ध्यान दीजिए जरा। तो वो है सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ललितपुर है, चंदौली है, फिर हमारा सहारनपुर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण को 2021 के अनुसार, तो यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि 9 यहाँ पर है। चलिए, कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था। क्लियर है। देखिए सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था, देश के गरीबी के पैमाने को खत्म करने के लिए किया गया था। दामोदरन समिति का गठन कब किया गया था, बैंकों में ग्राहक सेवाओं को सुधारने के लिए समिति का गठन किया गया था। एन रंगाचारी समिति का IT क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए इसको जो है समिति का गठन किया गया था। क्लियर होता जा रहा है ना। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया था, तो कौन सा बांध था, वो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध था। ठीक है। माता टीला बांध देखेंगे सिंचाई के लिए बनाया गया था। गोविंद सागर बांध देखेंगे तो ये भी सिंचाई के लिए बनाया गया था। शारदा सागर बांध भी सिंचाई के लिए बनाया जाता है, जबकि विद्युत उत्पादन के लिए गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वादक एक प्रसिद्ध सितार वादक नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, कौन सा जो वादक है एक प्रसिद्ध वादक से जो है वो नहीं है, प्रसिद्ध सितार वादक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा इस प्रश्न का उत्तर है। तो किससे संबंधित है, अगर इससे नहीं है तो प्रसिद्ध संतूर वादक है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पिछली जनगणना की तुलना में 2019 में स्वदेशी अवर्गीय मादा मवेशियों की आबादी 10% की वृद्धि हुई है। पिछली जनगणना की तुलना में 2019 में कुल विदेशी संकर नस्ल माली मवेशियों की आबादी 26.9% की वृद्धि हुई है। तो सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी, दोनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 12 अक्टूबर 2021 तक लगभग 28 लाख अटल पेंशन योजना खाते खोले जा चुके हैं।
तो क्या है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब आप बताइए कि देखिए यूपी में जो है अटल पेंशन योजना के खाते हैं 51.9 लाख जो खोले जा चुके हैं। बिहार में आप देखेंगे तो 32.7 लाख, वेस्ट बंगाल में देखेंगे 27.6 लाख, वहीं तमिलनाडु में देखेंगे 25.5 लाख जो है अटल पेंशन योजना के खाते खोले जा चुके हैं। कब तक? 12 अक्टूबर 2021 तक की बात की जा रही है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों को जारी करके डैश जुटाए गए हैं। ऑप्शन डी, यानी कि इतने करोड़ रुपए जो है जुटाए गए हैं। हाल ही में लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का मानदेय डैश रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3500 और यहाँ पर 5000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की है। क्लियर है? हाल ही में ताज महोत्सव 2022 का आयोजन आगरा के शिल्पग्राम नामक गांव में किया गया है। इस वर्ष का विषय, थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो विषय था वो था आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। ठीक है, देखिए हाल ही में बनारस के 6 उत्पादों समेत प्रदेश के 8 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? अब तक काशी के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया जा चुका है? तो किसको किया जा चुका है? बनारस के पान और प्लस कितने जो है वो उसमें अब तक काशी के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक से जो है संकेतक है जीआई टैग से उनसे सम्मानित किया जा चुका है। तो वो 18 है इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और देखिए डिटेल में हम इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो क्या है, हाल ही में बनारस के जरदोजी क्राफ्ट वुड कार्विंग और हैंड ब्लॉक प्रिंट जो है, मिर्जापुर पीतल बर्तन, चुनार ग्लेज पाटरी और मऊ साड़ी समेत प्रदेश के 8 उत्पादों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इसमें बागपत का रतोल आम और महोबा का देशावरी पान भी शामिल है। और बनारस के 6 उत्पादों को मिलाकर अब तक काशी में 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। स्पष्ट है? चलिए, यूपी सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने मंडलों में आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? वर्तमान में 3 आईटी पार्क क्रियाशील हैं। निम्नलिखित में से कौन उन 3 में से एक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 11 मंडलों में आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और बरेली जो है इसमें अभी नहीं है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे ना गलत कौन सा है, तो भाई गलत इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है कि महाराष्ट्र राज्य में नहीं बल्कि यहाँ पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया गया है। हाल ही में डैश ने राज्य में एमएसएमई परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए डैश सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए भाई? सिडबी की बात कर रहा है यहाँ पर कि सिडबी ने हाल ही में एमएसएमई परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार के साथ जो है इस तरह का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट है क्योंकि यहाँ तो गलत पूछा गया है, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है। आइए, हाल ही में जारी हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन ग्लोबल 40 और अंडर सेल्फ मेड विलियनर्स की रिपोर्ट 2022 के अनुसार कितने विलियनर्स के साथ चीन ने दूसरा स्थान हासिल किया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हुरुन ग्लोबल 40 और अंडर सेल्फ मेड विलियनर्स रिपोर्ट 2022 के शीर्ष 4 देशों में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, हाल ही में श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया का विमोचन डैश ने किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है इसका। हाल ही में टोरंटो में आयोजित कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप में किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार क्वालीफाई माफी चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए क्वालीफाइड की बात करा है ना, क्वालीफाई किया है। तो 132 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा होगा। हाल ही में डैश में पिछले 32 वर्षों से खुदाई का काम कर रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है और यह कहां पर की गई है कि हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है,
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना। हाल ही में सर्बिया ओपन में जो है आंद्रे रूवलेव ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन खिताब जीता है। हाल ही में सर्जियो पेरेंज ने इटली में आयोजित फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्रा ग्रांड प्रिक्स 2022 खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 गलत है। पहला ठीक है, दूसरा गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्जिया पेरेंज नहीं बल्कि मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा ने इटली में आयोजित फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्रा ग्रांड प्रिक्स 2022 खिताब जीता है। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सर डेविड एटनबरो और एलपी अब्दुल्ला कुट्टी। ठीक है, करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत वाला राज्य बन गया है। हाल ही में रॉबर्ट गोलोव को स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो अक्ष नामक भारत का पहला रेडियो चैनल पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए फोन पे एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन वही गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पर पुणे की बात नहीं बल्कि नागपुर है जो है उसमें लॉन्च किया गया नागपुर में। यहाँ पर फोन पे नहीं बल्कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेटीएम एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान खरीदार बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आयोजित हुनर हाट के 40वें संस्करण से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले, खेल मंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया। हुनर हाट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय के लिए आवाज और आत्मनिर्भर भारत की अपील को मजबूत करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक गलत है, जबकि दूसरा ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है लखनऊ में नहीं, खेल मंत्री द्वारा लखनऊ में नहीं बल्कि मुंबई में किया गया है। ठीक है, हाल ही में जियो कंपनी ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस पर किए? ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार NT4 की आपूर्ति के लिए स्वीडिश रक्षा कंपनी डैश को एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि साव को एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए 29 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। श्रेणीवार वितरित किए गए पुरस्कारों की संख्या से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के पुतन कानागल द्वारा निर्देशित फिल्म कूजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। एसेट मैनेजर इन्वेस्को को नेतृत्व में फूड ऑर्डरिंग और इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने $700 मिलियन के फंडिंग राउंड पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों गलत हैं। ये क्यों गलत है? यहाँ पर पुत्तन कार जो कानागल लिखा है उसकी जगह क्या होगा? PS विनोद राज होगा। यहाँ पर क्या होगा? PS विनोद राज होगा। ठीक है, और देखिए दूसरा गलत क्यों? क्योंकि यहाँ जोमैटो नहीं बल्कि स्विगी ने $700 मिलियन के फंडिंग राउंड पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर को कितने प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन का चयन करना है। हाल ही में ICICI बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन की शुरुआत की है। हाल ही में फिलीपींस में दुनिया का सबसे बड़ा गिलास वाटर ब्रिज खोला गया है जिसकी लंबाई 672 मीटर है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो भाई सही क्या होगा? अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि कह रहे कौन सा गलत है। तो देखिए दोनों ही गलत है यहाँ पर। क्यों? देखिए, हाल ही में जो HDFC बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन की शुरुआत की, ना कि ICICI बैंक ने। वही हाल ही में फिलीपींस में नहीं बल्कि वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास वाटर ब्रिज खोला गया है जिसकी लंबाई 672 मीटर है। ठीक है, हाल ही में मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कियारा आडवाणी को नहीं बल्कि किसको दिया गया है? इसमें वो दिया गया है फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। किसके? फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। बाकी के ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए दिया गया है।
आइए देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कर। वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का निधन हो गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूवी एवरवक का निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन करेक्ट बोल रहे हैं ये। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन यानी कि वायु सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 9 साल बाद जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला गलत है, दूसरा पूरी तरह ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री शिवराज चौहान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो ये सब चीजें की गई है। गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। देखिए, हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच वायु सेना स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत और ओमान के बीच में। अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत और ओमान के बीच में कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम बताइए कौन कौन से हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए आज का। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई थी। पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए परोपकारी बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूरी तरह ठीक है। पहला गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, अरुंधति राय द्वारा इसको नहीं लिखा गया बल्कि उमादास गुप्ता के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब आप हमें देखिए बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि भारत में पोलियो उन्मूलन कब हुआ और अभी वर्ल्ड में पोलियो के कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो बचे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी करंट पे भी इस चीज को लेकर मुद्दे बने हुए हैं पोलियो को लेकर, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम सब लोग यहाँ पर जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं देखना, और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। इसी तरह की और भी जो सीरीज है आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए, ये एकमात्र यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जो फ्री में आपको जो है टेस्ट सीरीज भी दे रहा है, क्विज भी दे रहा है। ठीक है, आपको क्विज आप देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको कुछ पिक्चर्स भी मिलती रहेंगी अधिकतर तक, आप उससे रिवाइज कर सके। तो निरंतर ऐसे चैनल्स पर बने रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें आप इसका। चलिए, इसी के साथ शुक्रिया, गुड बाय।